Good morning, students. Today we will start with the fourth chapter of English, Dream Children. Page number 22, chapter 4, Dream Children. A reverie. Reverie means daydreaming. Daydreaming means दिन में जो हम सपने देखते हैं या दिन के टाइम जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय जो सपने देखते हैं तो उसको बोलते हैं reverie. This chapter was written by Charles Lamb. So, first I'll tell you something about the author. Charles Lamb was born in 1775 and he was dead at 1834. उनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट के नाम से भी जाना जाता था. उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब की और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वो कंपनी छोड़ी. उन्होंने बहुत सारे ऑटोबायोग्राफिकल एसेज को लिखा हुआ है. सो दिस इज वन ऑफ द एसे ऑफ चार्ल्स लैम्ब. चार्ल्स लैम्ब की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी और ये एक इमेजिनरी ऐसे है कि वो दिन में एक ग्रेट ड्रीम देख रहे हैं, दिन में एक सपना देख रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं और उसको उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. सो फर्स्ट आई टेल यू समथिंग अबाउट द स्टोरी एंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, जिससे कि आपको आगे का जो ऐसे है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके. Lamb was nearly 50 when he wrote this fine essay. तो Lamb थे, उनकी एज अप्रॉक्स 50 years थी जब उन्होंने ये ऐसे लिखा. It becomes clear, especially from the last line, that at that time the death of his elder sister John Lamb was fresh and heavy on his mind. इसमें क्या हुआ, सबसे पहले उनके जो बड़ा भाई था, एल्डर ब्रदर जॉन लैम्ब, उसकी डेथ हो गई थी जिससे कि वो बहुत ज्यादा दुखी थे. In his youth, he had a disappointing love affair with a girl named Anne Simmons, who afterward married a man named Barnum. और फिर क्या हुआ, जो उस यंग एज में he loved one girl named Anne Simmons, लेकिन फिर उस लड़की ने क्या किया, ने किसी और से शादी कर ली बार्टम नाम के पर्सन से. इस वजह से भी उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ था. Lamb was also influenced in his childhood by his grandmother, Field, housekeeper of Blackswear House in Hertfordshire, where he sometimes spent his holiday. लेकिन सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस था उनकी लाइफ में, उनकी चाइल्डहुड में, वो था उनकी ग्रैंडमदर का. उनकी ग्रैंडमदर का जो सरनेम था वो फील्ड था. वो एक ब्लैक स्क्वेयर हाउस था. एक पर्सन ब्लैकस्वेयर, एक जो ओनर था हाउस का, उस हाउस की केयर टेकर थी, जहां पर कभी कभी वो अपनी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए चले जाते थे. He was a bachelor living with his sister Mary, who was subjected to the fits of madness. उन्होंने शादी नहीं की, वो बैचलर थे और उनके साथ उनकी सिस्टर रहती थी जो कि भी पागल थी. उनको कभी कभी फिट्स आते थे पागलपन के. और उनको क्या हुआ था, जब उनको फिट्स आते थे तो उनकी सिस्टर ने ही अपनी मदर को फिट आने की वजह से मार दिया था और जिस वजह से उनको फिर जो मेंटल असाइलम भेज दिया गया था. लेकिन जो चार्ल्स लैम्ब थे, उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद उनको मेंटल असाइलम से निकालकर वो लेकर आए, ये अश्योरेंस देकर कि वो उनको घर पर ज्यादा बेटर तरीके से केयर कर सकते हैं. इसलिए उनका जो चार्ल्स थे, उनको हमेशा उनकी भी प्रॉब्लम रहती थी. तो कितनी टेंशन हो गई. सबसे पहले उनके बड़े भाई की डेथ हो गई, फिर जिस लड़की को वो पसंद करते थे, जिससे शादी करना चाहते थे, उसने किसी और से शादी कर ली, जिससे कि वो पूरी लाइफ बैचलर रहे. थर्ड क्या था, उनकी जो सिस्टर थी वो भी पागल थी. ऑल दिस ट्रेंड्स ऑफ हिज लाइफ गो टू मेक द प्रेजेंट ऐसे सो मेमोरेबल. तो ये सारी जो चीजें उनकी लाइफ में हुई, उससे ये जो ऐसे था वो एक मेमोरेबल बन गया. रीड द ऐसे टू नो अबाउट हिज डीपनिंग लोनलीनेस इन लाइफ. ही वॉन्टेड फैमिली एंड चिल्ड्रन बट दे वर डिनाइड टू हिम इन एक्चुअल लाइफ. तो इस ऐसे में क्या है, उनकी लाइफ की जो लोनलीनेस थी उसको शो किया गया है कि वो अपनी लाइफ में अपनी वाइफ चाहते थे, अपने बच्चे चाहते थे, लेकिन एक्चुअल लाइफ में उनका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. अब जो ये ऐसे है, ये एक इमेजिनेशन है, एक सपना है वो जो दिन में देख रहे हैं और उस ऐसे को ये डिस्क्राइब किया गया है. अब इस ऐसे में उन्होंने क्या सपना देखा है कि क्या सपना देख रहे हैं कि उनके बच्चे हैं, उनके जो 2 बच्चे हैं, जॉन और एलिस, और जॉन और एलिस से वो बातें कर रहे हैं.
Children love to listen to stories about their elders when they were children to stretch their imagination to the conception of a traditional great uncle or grandma whom they never saw. जैसे कि जो बच्चे होते हैं उनको अपने जो एल्डर्स होते हैं उनकी कहानियां सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सबके अपने जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी आपकी भी आदत होती है कि हम अपने पेरेंट्स से क्या बोलते हैं कि वो अपने बचपन की, मतलब वो अपने पेरेंट्स उनको अपने बचपन की, कि उनके पेरेंट्स उनको किस तरीके से ट्रीट करते थे, उनकी लाइफ में क्या क्या होता था, वो किस तरीके के गेम खेलते थे, इस तरीके की चीजें जानने में इंटरेस्ट होते हैं। तो जो चार्ल्स लैम्ब थे उनके जो इमेजिनरी बच्चे थे जॉन और एलिस, वो भी क्या करते हैं, जॉन लैम्ब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको अपने बचपन की कहानियां सुनाए। इट वॉज इन दिस स्पिरिट दैट माई लिटिल वंस क्रैप्ड अबाउट मी एंड द अदर इवनिंग टू हेयर अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड्स हु लिव्ड इन द ग्रेट हाउस इन नॉर्थफॉल। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, इसी तरीके से जो मेरे बच्चे भी थे जॉन और एलिस, वो मेरे पास आकर बैठ गए। ये इमेजिनेशन कर रखी है, एक्चुअल में तो उसकी शादी हुई नहीं, लेकिन वो क्या सपना देख रहा है कि उसके 2 बच्चे हैं जॉन और एलिस, जो उसके पास आकर बैठ गए और उससे क्या बोलते हैं कि वो उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर, मतलब जो लैम्ब थे, मतलब जो चार्ल्स लैम्ब थे, उनकी ग्रैंड मदर की कोई कहानी सुनाए, जो कि एक ग्रेट हाउस में रहती थी नॉर्थफॉल में। बहुत बड़ा वो घर था, जो कि कंट्री के, जो कि एक विलेज में उनका एक घर था। सो एट लीस्ट इट वॉज जनरली बिलीव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट दैट दे हैड लेटली बिकम फैमिलियर फिट फ्रॉम द बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड्स। बैलेड एक ओरल पोयम होती है, और चिल्ड्रंस इन द वुड मतलब उनका जो घर था उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी थी। जो उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी उन बच्चों की, वो क्या थी, उस घर की केयर टेकर थी। तो उसने क्या बताया कि जिस घर की वो केयर टेकर थी, एक्चुअल में वो जो घर था वो 2 बच्चों के नाम था। ठीक, तो क्या हुआ, जब वो 2 बच्चों के उन घर का नाम था, तो उन 2 बच्चों के जो पेरेंट्स थे उनकी उन 2 बच्चों की बहुत अर्ली एज में, मतलब जब वो बच्चे छोटे थे तभी उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो जो वो घर था वो किसके नाम हो गया, उन 2 बच्चों के। लेकिन उन 2 बच्चों के जो चाचा थे, उन चाचा को क्या था, उनको घर चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, किसी से पैसे दिए कि वो जाके उन 2 बच्चों को मार डाले, जिससे कि वो उनको घर मिल जाए। लेकिन एक्चुअल में जिनको उन्होंने पैसे दिए थे मारने को, उसमें से उनका जो एक साथी था, उसको उन बच्चों पर दया आ गई और उसने अपने ही साथी को मार दिया और उन बच्चों को जंगल में छोड़ दिया कि अब ये बच्चे अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो बच्चे भी नहीं बचे, उन बच्चों की भी आगे जाके क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो अभी ये चीज हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे, आगे की समरी में हम ये पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही याद रखिएगा। सो वी विल अगेन कंटिन्यू। सर्टेनली इट इज दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन एंड देयर cruel uncle was to be seen fairly carved out in the wood upon the chimney piece of the great hall. चिमनी मतलब क्या होता है कि एक पुराने घरों में एक चिमनी बनी हुई होती थी, क्योंकि जनरली जो आग बाग जलती थी उससे उसका जो धुआं होता था वो बाहर निकल सके। यू ऑल नो व्हाट इज चिमनी। तो ये सारी जो बच्चों की कहानी है, और ये सारी कैसे पता चली, क्योंकि जिस घर में उसकी जो ग्रैंड मदर केयर टेकर थी, जिन बच्चों का वो घर था उसमें वो केयर टेकर थी, तो उसमें एक चिमनी बनी हुई थी और चिमनी के ऊपर ये सारी जो बातें थी उसमें लिखी हुई थी। The whole story down in the robin redbreast tell the foolish rich person pulled it down to set up the marble one of the modern invention in he steel. Robin redbreast is a name of the bird. जैसे कि हमारे यहाँ नीलकंठ बर्ड होता है, तो वैसे ही फॉरेन कंट्रीज में एक रॉबिन रेड ब्रेस्ट नाम का एक बर्ड होता है जिसकी गर्दन रेड कलर की होती है। तो लेकिन क्या किया, जो रिच पर्सन था, जिसने कि वो घर, जिसका वो घर था, उसने क्या किया, उसने जो चिमनी थी, उस चिमनी में जो 2 बच्चों की जो स्टोरी लिखी हुई थी, उस स्टोरी को उसने क्या किया, वहां से हटवा दिया और जो उस चिमनी पर बहुत सुंदर मार्बल्स लगवा दिए, जिससे कि वो देखने में बहुत अच्छी दिखे। Here Alice put down her dear mother's look too tender to be कॉल्ड अपब्रीडिंग। तो जो एलिस थी, जो उसकी बेटी, वो उसको इस तरीके से देख रही थी जैसे कि जो उसकी बिलव्ड थी, मतलब जो उसने क्या सोचा था, जो गर्ल थी जिसको वो पसंद करता था, जिससे शादी करना चाहता था, तो उसने लाइटर ने क्या इमेजिन किया था कि उससे उसकी शादी हो गई और 2 बच्चे भी हैं, जॉन और एलिस। तो जो एलिस है वो एक्चुअली अपने मदर के तरीके से फेस बना रही है, वो इस तरीके से इतनी क्यूट लगती है, इतनी काइंड लगती है कि उसको कभी भी डांटने का मन करता ही नहीं है। तो ये सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन है कि उसकी शादी हो गई उसकी बिलव्ड से, उसके 2 बच्चे हैं, अब वो अपने बच्चे को कहानी सुना रही है। ये सारी चीजें क्या है, सिर्फ इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन।
अब स्टोरी में भी स्टोरी क्या चल रही है, देन आई वेंट ऑन टू से हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट मदर फील्ड वॉज। अब राइटर ने क्या किया, अब वो अपने बच्चों को ये बता रहा है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कितनी ज्यादा रिलीजियस थी और कितनी ज्यादा बिलव्ड थी। हाउ बिलव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी, और उनकी हर कोई रिस्पेक्ट करता था और उनको पसंद करता था। दो शी वॉज नॉट इन डीड द मिस्ट्रेस ऑफ द ग्रेट हाउस बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, and yet in some respect she might be said to be the mistress of it too, committed to her by the owner। अब जो उस घर का ओनर था वो बहुत बड़ा घर था। उस घर का ओनर ने क्या किया था, एक नया घर परचेज कर लिया था। तो वो जो राइटर की ग्रैंड मदर थी उनको वो घर देकर चला गया था कि वो उसकी एज अ केयर टेकर उस घर में रहें और उस घर में को अपने तरीके से उसकी केयर भी करें। लेकिन वो जो घर था, वो जो राइटर की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उस घर को कभी भी ये नहीं सोचा कि वो उनका घर नहीं है। वो उसको उतने ही अच्छे तरीके से रखती थी और उस घर में ऐसे ही रहती थी जैसे कि वो उनका खुद का घर हो। Who preferred living in a newer and never fashionable mansion which she had purchased somewhere in the adjoining country, but still she lived it in a manner as it is had been her own, and kept up by the dignity of the great house in a sort where he lived, which afterward came to decay and was nearly pulled down and all its old ornaments stripped and carried away to the owner's other house। अब क्या हुआ कि जब ओनर था वो दूसरे घर में चला गया तो वो इतना बड़ा घर था कि ग्रैंड मदर उसकी अकेले तो केयर ज्यादा अच्छे से कर नहीं पाती थी कि वो डेली उस घर की उतने अच्छे से केयर करे, और ओनर के जाने की वजह से तो उस घर की भी जो ज्यादा अच्छे से ना पेंटिंग हो पा रही थी ना उसकी कोई केयर हो रही थी। तो घर भी क्या था, अब धीरे धीरे बहुत बुरी हालत कंडीशन में होता जा रहा था, उसकी दीवारें बुरी होती जा रही थी और जो उस घर का सामान भी था वो, और जो राइटर था, जो उस घर का ओनर था, वो घर का पूरा सामान अपने साथ अपने नए घर में लेकर चला गया। Where they were set out and looked as awkward as if someone were to carry away the old tomes they had seen lightly at the Abbey and stick them up in Lady C. Tarvady gilt drawing room, her John smiled as much as to say that would be a foolish indeed। फिर क्या हुआ, जो ओनर था वो अपने साथ सामान लेके नए घर में चला गया, लेकिन उस घर में भी सामान ले जाने का कोई यूज नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा नया घर था। अब उसमें जब वो पुराना सामान उसने ड्राइंग रूम में लगाया तो वो कैसा लग रहा था, बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसके लिए जो पुराना सामान वो वहां लेकर गया था तो वो उसकी बेवकूफी हुई, क्योंकि वहां भी वो उसके कोई यूज का नहीं रहा। इसमें जो वर्ड ऑर्नामेंट्स है, ऑर्नामेंट्स का मतलब ज्वेलरी से नहीं है, इसमें ऑर्नामेंट्स मतलब है घर का सारा सामान जो वो अपने पुराने घर से नए घर में लेकर गया हुआ था। एंड देन आई टोल्ड how when she came to die her funeral was attended by the concourse of all the poor and some of the gentry too of the neighborhood for many miles around to show their respect for her memory, because she had been such a good and a religious woman, so good indeed that she knew all the psaltery means a religious poem, heart and a great part of the testament beside testament is a part of the Bible। तो क्या हुआ, जब उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई तो उनकी फ्यूनरल अटेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग उनकी फ्यूनरल में गए। तो क्या हुआ क्योंकि वो जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो एक बहुत ही अच्छी लेडी थी और बहुत ही रिलीजियस लेडी थी। और रिलीजियस हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि एक जो साल्ट्री बाय हार्ट है उनको बहुत एक रिलीजियस पोयम है जो उनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न है, और टेस्टामेंट जो पार्ट था बाइबल का वो भी उनको बहुत अच्छे तरीके से लर्न था, जिससे कि हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ रिलीजियस शी वॉज। Here little Alice spread her ends। अब जो एलिस थी उसकी जो इमेजिनरी बेटी थी उसको और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, तो वो और ज्यादा ध्यान से उसकी बातें सुनने लगी। Then I told that what a tall, upright and a graceful person their great grandmother Field was once। फिर उसने क्या बताया कि उसकी जो ग्रैंड मदर जब यंग थी तो बहुत ही टॉल, ग्रेसफुल और बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी वाली लेडी थी। एंड हाउ इन हर हेल्थ शी वॉज एक्सट्रीम्ड द बेस्ट डांसर। और जब वो यंग थी तो वो उसकी जो ग्रैंड मदर थी शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट डांसर। तो जो ऐसी एलिस ने ये चीज सुनी उसकी बेटी ने कि उसकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी शी वॉज बेस्ट डांसर, तो उसने अपने फादर की बात बीच में ही रोकी और उनसे क्या कहती है, बेस्ट डांसर, क्या मुझसे भी। अब उसको क्या लगा, क्योंकि वो सोचती थी कि वो भी बहुत अच्छी डांसर, तो वो अपने बीच में पॉइंट करके क्या कहती है, बेस्ट डांसर, क्या मुझसे भी अच्छा डांस करती थी। Alice's right foot played in involuntary movement. Still, upon my looking grave, it desist. The best dancer, I was saying in a country
Like the cruel disease called a cancer came and bowed her down with pain, but it could not bend her good spirit or make them stoop. But they were still upright because she was so good and religious. फिर क्या हुआ, उसने क्या बताया कि इस तरीके से वो एक बहुत ही अच्छी लेडी थी, लेकिन टाइम के साथ जब उनकी एज होती गई तो उनको कैंसर हो गया। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी उनकी जो स्पिरिट थी वो खत्म नहीं हुई। जब तक कि वो उन्होंने अपनी लाइफ रही, जब तक कि वो जिंदा रही, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, ब्रेवली तरीके से उस चीज को डील किया और उसको फॉट किया और अपनी लाइफ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड किया। देन आई टोल्ड how she was used to sleep by herself in a lone chamber of a great lone house. Chamber here means room. तो फिर राइटर क्या कहता है, उसने अपने बच्चे को क्या बताया कि किस तरीके से इतने बड़े घर में एक अकेले सिंगल रूम में उसकी ग्रैंड मदर सोया करती थी। एंड हाउ शी बिलीव्ड that an apparition means atma of two infants was to be seen at midnight gliding up and down the great stairs near where she slept. फिर उसने क्या बताया कि वो किस घर में रहती थी जिसमें वो दो बच्चों का घर था। ठीक, उन बच्चों को मारा गया था। तो वो राइटर क्या कहता है कि वो एक कमरे में रहती थी उतने बड़े घर के, और उसके पास ही एक सीढ़ियां थी। तो वो ग्रैंड मदर को क्या लगता था कि जैसे उन सीढ़ियों में रात में उन बच्चों की आत्मा आकर उन सीढ़ियों पर चढ़ती और उतरती है, ऐसा उनको ये चीज लगती थी। फिर बट शी सेड दोस इनोसेंट वुड डू हर नो हार्म। लेकिन वो क्या कहती है, वो बच्चे इतने ज्यादा इनोसेंट थे कि वो उनको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज टू बी दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीप विद मी बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज शी एंड येट आई नेवर सॉ द इन्फेंट्स। तो राइटर क्या कहता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी शी वॉज वेरी रिलीजियस, तो उनको इस चीज से डर नहीं लगता था। वो क्या कहती थी कि वो इनोसेंट बच्चे उनका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन राइटर क्या कहता है कि जब मैं वहां जाता था तो मैं हमेशा अपने साथ एक मेड को सुलाया करता था, एक नौकरानी को सुलाया करता था, क्योंकि मैं उतना ज्यादा रिलीजियस नहीं हूं, तो मुझे तो हमेशा उस चीज से डर लगा रहता था, और मैं इतना ज्यादा ब्रेव भी नहीं हूं कि मैं अकेला ऐसे में सो सकूं। Here John expanded all his eyebrows. यहाँ John मतलब उसका बेटा, जो imaginary बेटा है वो। Here John expanded all her eyebrows and tried to look courageous. Then I told how good she was to her all her great grandchildren, having us to a great house in the holidays, where I particularly used to spend many hours by myself in gazing upon the old bust of the 12 Caesars that had been emperors of Rome, till the old marbles head would seem to live again, or I turned into a marvel with them. How I would never could be tired with the roaming about that huge mansion with its vast empty rooms and worn out carving, fluttering tapestry and carved oaken panels with the gliding almost rust out almost in the spacious old fashioned garden. उन्होंने क्या बताया कि जो जॉन था वो और इंटरेस्ट लेकर सुनने लगा। तो राइटर क्या कहते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर के जितने भी ग्रैंड चिल्ड्रंस थे वो उस बड़े से घर में हमेशा अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाया करते थे। तो राइटर भी अपने साथ उस घर में छुट्टियां बिताने के लिए जाया करते थे। तो उस घर में उन्होंने क्या देखा, उस घर की जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। इवन जो मार्बल था वो भी निकलने लगा था, पुराना सा जो फर्नीचर था। लेकिन उसके बाद भी जो राइटर थे और उनके जो जितने भी कजन्स वगैरह थे, ब्रदर सिस्टर्स थे, सब उस घर में हमेशा छुट्टियों में स्पेंड करने के लिए जाते थे। उस घर के पास ही एक बहुत बड़ा सा ओल्ड फैशन गार्डन भी था। उस गार्डन में भी वो लोग इजिली आ जा सकते थे। लेकिन उस गार्डन में एक गार्डनिंग मैन था, मतलब एक गार्डनर था, और जो हमेशा अकेले रहना पसंद करता था। तो उस गार्डनर को कभी भी ये पसंद नहीं आता था कि ये लोग उस गार्डन में जाएं, या जो राइटर है उसके ब्रदर सिस्टर उस गार्डन में जाएं या उस गार्डन में टाइम स्पेंड करें। लेकिन उसके बाद भी जो राइटर थे या जो उसके भाई बहन थे वो उस गार्डन में जाया करते थे। उस गार्डन में लेकिन उस जाने के लिए उनको बिल्कुल भी जो गार्डनर था वो परमिशन नहीं दे रखा था कि वो किसी भी फ्लावर को या किसी भी फ्रूट को तोड़ सके या टच कर सके। ना वो फ्रूट्स को तोड़ सकते थे, ना वो टच कर सकते थे, सिर्फ दूर से ही उनको देख सकते थे। उस गार्डन में बहुत सारे जो ट्रीज थे, जैसे कि फर्स, ये मालकोनी, दीज आर द नेम्स ऑफ द ट्रीज जो उस गार्डन में लगे हुए थे। तो लेकिन इन सारे को वो सिर्फ देख सकते थे, टच भी नहीं कर सकते थे, ना उसमें से कोई फ्रूट को तोड़ सकते थे। एंड पिकिंग
अब द रेड बेरीज एंड अ फिर एप्पल्स विच वर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक एट। फिर उसने क्या कहा, सिर्फ उनको क्या परमिशन थी कि जो भी फ्रूट जैसे कि रेड बेरीज, फिर एप्पल्स जो नीचे गिर जाते थे, सिर्फ उनको परमिशन थी कि वो सिर्फ उन्हीं को टच कर सकते हैं और उन्हीं को देख सकते हैं, उनके अलावा कोई भी दूसरे फ्रूट्स को नहीं देख सकते। लेकिन जब वो ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं तो वो किसी भी यूज के नहीं रहते थे। तो जो राइटर था वो क्या करता था, उसको जो वहां पर फ्रेश ग्रास थी और जो उस गार्डन में अच्छी स्मेल आती थी, क्यों, जितने फ्रूट्स और ट्रीज की, तो वो उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। तो वो बहुत घंटों उस गार्डन में बैठा रहता था और जिस तरीके से जो सन की रेस से ये जो फ्रूट्स थे वो पक जाते थे, तो राइटर क्या कहता है, मैं भी घंटों जब उस गार्डन में पड़ा रहता था तो मुझे भी क्या लगता था कि इन फ्रूट्स के साथ मैं भी एक दिन पक जाऊंगा। उस गार्डन में एक पॉन्ड भी था, उस पॉन्ड में बहुत सारी फिश थी। तो राइटर क्या कहता है कि वो उसको अकेले रहना पसंद था, तो वो राइटर क्या कहता है, मैं अकेले बैठे घंटों उस पॉन्ड में उन फिशेस को देखता रहता था। उस पॉन्ड में एक फिश थी डेज नाम की, जो बहुत ज्यादा, राइटर ने क्या ऑब्जर्व किया, जब एक पॉन्ड को राइटर बहुत दिन तक देखता रहा तो वो फिश को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगा था। तो वो क्या कहा, उसने कहा एक डेज फिश थी नाम की एक फिश थी जो बहुत जल्दी जल्दी पूरे पॉन्ड में मूव किया करती थी। टू एंड फ्रो मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो बहुत जल्दी जल्दी वो उस पॉन्ड में मूव किया करती थी। उसमें ही एक और फिश भी थी सल्की पाइक नाम की, जो कि बहुत साइलेंट थी, मतलब धीरे धीरे चलती थी, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं चलती थी, सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। और राइटर मन ही मन क्या इमेजिन करता था, वो जो छोटे में कहता है, मैं छोटे में मन ही मन इमेजिन करता था कि जो वो शांत रहने वाली मछली थी वो मन ही मन ये सोचती होगी कि ये कैसे लोग हैं, कैसी बाकी मछलियों के लिए बोलती होगी, ये कैसे लोग हैं जो जल्दी जल्दी यहाँ वहां भाग रहे हैं, क्या जरूरत है। ठीक, तो इस तरीके के वो इम्प्रेशन दिया करती थी। लेकिन राइटर क्या कहता है, मुझे फ्रूट्स, ग्रासेस, ट्रीज, इन सबसे अच्छा क्या लगता था, उन मछलियों को देखना, उन मछलियों की जो मछलियों की जो एक्टिविटीज होती थी उनको देखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता था। इसके अलावा मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता था। Here John Slyle is a name of his brother, उसके ब्रदर के लिए ये नेम यूज किया गया है। अब इस पैराग्राफ में उसके ब्रदर के बारे में बताया गया है, जिस ब्रदर की उसकी डेथ हो जाती थी, जिसकी डेथ से वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसके बारे में वो बता रहा है। लेकिन यहाँ जॉन स्लेयर पहले उसके लिए किसके, जॉन उसके बेटे का नाम भी है और उसके ब्रदर का नाम भी है। जिस बेटे को वो इमेजिन कर रहा है उसका नाम भी जॉन है और उसके भाई का नाम भी जॉन है। तो पहले क्या हुआ, अब जब वो ऐसी सुना रहा था स्टोरी, तो उसने क्या इमेजिन किया कि उसके जो बच्चे थे एलिस और जॉन, वो एक प्लेट में ग्रेप्स रखे हुए थे, उनके लिए लड़ने लगी कि खाने के ऊपर से कि मैं खाऊंगा या ये खाएगी। फिर क्या किया, उनके बच्चों ने ग्रेप्स को आधा आधा डिवाइड कर लिया एंड दे कीप ऑन ईटिंग, और फिर वो अपनी स्टोरी में लौटने लगे। फिर उसने क्या बताया कि उसकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो अपने सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस में से उसका जो भाई था, मतलब उसने बोला कि उसके जो अंकल थे जॉन एल, बच्चों के जो अंकल थे जॉन एल, मतलब उसके जो भाई थे, वो सबसे ज्यादा हैंडसम थे, उनमें बहुत ज्यादा स्पिरिट थी, मतलब बहुत एनर्जेटिक पर्सन थे, और वो उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। क्यों पसंद करती थी, क्योंकि उनका जो राइटर थे वो शांत रहने वाले थे, ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। लेकिन उनके जो भाई थे वो क्या थे, वो सबसे बहुत अच्छे से बात करते थे, सबसे मिलजुल कर रहते थे और बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन थे, हर काम में अच्छे से इंटरेस्ट लिया करते थे। तो उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो उनको बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। जैसे कि राइटर क्या काम क्या होता था, सुबह से वो उठते थे और जाके उस गार्डन में बैठ जाते थे और घंटों सिर्फ उसी गार्डन में बैठे रहते थे। लेकिन इसके अपोजिट उनके जो भाई थे वो क्या करते थे, वो एक हॉर्स लेते थे, और हॉर्स भी कौन सा कि जो कि सबसे तेज चलता हो। वो हॉर्स लेकर जो उस विलेज के जो कुछ लोग जो हंटिंग पे जाया करते थे उनके साथ मिलकर हंटिंग पर निकल जाया करते थे। इस तरीके से उनका काम होता था। इवन वो हर काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उस काम को किया करते थे। तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनको बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी, उनके भाई को। अब जैसे जैसे उनके जो भाई ये बड़े हुए तो उनके ये काम इस तरीके से चलता रहा। लेकिन एक बार क्या हुआ, जो राइटर थे वो एक पेड़ से गिर गए, तो उनका जो पैर था वो टूट गया था। तो जब उनका पैर टूट गया तो उनका जो भाई था वो उनको अपने पीठ पर बिठाकर पूरे में घुमा करते थे, अपने बैक पर बिठा के, जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीजें वो अपने जो इमेजिनरी बच्चे थे उनको बता रहे थे। उसके बाद
जब फिर वो क्या कहते हैं, लेकिन सडनली एक समय क्या हुआ कि उनका जो भाई था उसकी डेथ हो गई। तो राइटर क्या कहता है कि जब उनके भाई की डेथ हुई तो ये चीज मुझे उस समय इतना समझ नहीं आया कि मेरा जो भाई है वो मुझसे कितना ज्यादा क्लोज है या उसकी डेथ के बाद मुझ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब उसकी डेथ हो गई तब मुझे, अब जब इतना टाइम हो चुका है, लेकिन फिर मुझे ये चीज समझ आती है कि जैसे कि उसकी डेथ अभी कभी हुई हो, क्योंकि जो राइटर है वो क्या कहता है कि वो अपने भाई को बहुत ज्यादा मिस करता है। उसके साथ बचपन में जो उसकी फाइट हुई, जो जितने भी लड़ाई झगड़े हुए, जिस तरीके से वो साथ में खेला करते थे, ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा याद आती हैं। इवन अब वो क्या चाहता है कि उसका भाई एक बार अगर वापस आ जाए तो वो फिर से उस तरीके से लड़ाई झगड़ा कर सकता है। राइटर अपने बच्चे से क्या कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि मेरे भाई के जाने के बाद मुझे इतना ज्यादा दुख होगा, लेकिन अब जब मेरा भाई मुझे छोड़कर जा चुका है तो मुझे ये चीज समझ आने लगी है कि मेरी इंपॉर्टेंस क्या होगी। पहले मुझे क्या लगता था कि जो मेरा भाई था, अगर मेरे साथ मेरी डेथ हो जाती तो सिर्फ मेरे भाई को दुख होता, लेकिन और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जब समय निकल गया तो मुझे उसकी वैल्यू समझ में आने लगी है। जैसे ही उसने अपने बच्चों को ये समझाया तो उसके जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, वो रोना उन्होंने स्टार्ट कर दिया एंड दे बिकम वेरी इमोशनल। क्यों? क्योंकि जब वो अपने भाई को मिस कर रहा था, इतना ज्यादा याद कर रहा था, तो बच्चे भी क्या हुए, उसके रोने स्टार्ट हो गए और उन्होंने बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। फिर उसके बच्चों ने क्या कहा कि नहीं नहीं पापा, मुझे अब अंकल जॉन के बारे में नहीं सुनना, बहुत ही सैड स्टोरी है, अब आप मेरी डेड मदर। अब इसमें उसने डेड मदर क्यों यूज किया? क्योंकि उसने इमेजिन किया है कि जो उसकी बिलव्ड थी, जिसके वो बच्चे हैं, अब वो भी मर चुकी है। क्यों? क्योंकि वो अपने बिलव्ड से बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो उसने क्या इमेजिन कर लिया कि वो भी मर चुकी है। तो उसके बच्चे क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब मुझे आप अपने बिलव्ड के मतलब मेरी डेड मदर के बारे में बताइए। तो अब जो राइटर था वो बच्चों को उनकी मदर के बारे में, मतलब अपनी बिलव्ड के बारे में बताना स्टार्ट करता है। वो क्या कहता है, ये बहुत पुरानी बात है, 7 साल पुरानी बात है, जब वो और उसके साथ जो उसने WN ये यूज किया है अपने बिलव्ड के लिए। उसकी जो बिलव्ड थी, क्योंकि उसकी कहीं और मैरिज हो चुकी थी, तो वो नहीं चाहता था कि उसका एग्जैक्टली नेम इसमें मेंशन किया जाए, इसलिए उसने क्या यूज कर लिया, WN। और उसको पता था कि उसके बच्चे ज्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो उसकी चीज को बोलता जा रहा था और उनको जितना समझ आ रहा था उसके बच्चे उसको अंडरस्टैंड करते जा रहे थे। उसने क्या बताया कि एक 7 साल पुरानी बात है कि जब वो उनकी मदर एना, जिसका नाम एना था, उससे मिला हुआ था। तो क्या हुआ, उसने बहुत ट्राई किया, बहुत प्रॉब्लम्स देखी, बहुत एक्सप्लेन किया कि वो उसकी मदर के साथ रह सके, लेकिन उनकी जो मदर थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 साल तक से वो उसको अपने साथ रखती रही और ना वो उसको हाँ बोल रही थी मैरिज करने के लिए, ना उन्होंने ना बोला। लेकिन एट द लास्ट उन्होंने 7 इयर्स बाद जब राइटर बिल्कुल ही शादी के लिए बोलने लगा, तो उसकी जो मदर थी उन्होंने क्या कर लिया, किसी और से शादी कर ली, जिस चीज से राइटर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था और बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था। इस तरीके से वो सोच ही रहा था और बोलते जा रहा था, तभी उसने क्या देखा कि उसकी जो बेटी है वो एग्जैक्टली उसकी बिलव्ड के जैसे दिख रही है। तो उसने जैसे ही अपनी बेटी को ध्यान से देखा, तभी उसका ध्यान किस चीज पर गया, धीरे धीरे, कि उसके जो इमेजिनरी बच्चे थे वो धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से दूर होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे वर जस्ट एन इमेजिनरी चिल्ड्रन। अब वो बहुत ज्यादा दूर होते जा रहे हैं और उसको फिर ये चीज समझ आने लगी है कि वो सिर्फ ये सारे चीजें क्या देख रहा था, सपना देख रहा था, और ये किसी भी चीज में ये रियल नहीं है। उसको फिर ये चीज समझ में आई और जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने क्या देखा कि वो अपनी जो आर्म चेयर थी, रेस्ट करने वाली जो उसकी चेयर थी, उस पर बैठा हुआ है और वो बैचलर है। ये सारी चीजें सिर्फ उसका ड्रीम थी और उसकी जो सिस्टर है, जो पागल बहन थी उसकी, वो उसके बाजू में बैठी हुई है। आई होप you understand the chapter. This is about the chapter. Just read the chapter at once, okay, and try to find out difficult words. In the next class I'll tell you about the exercise of this chapter. Okay, thank you.